नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं यूपीएससी वाला पे। मैं हूं मोहम्मद आसिम। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 में या लेक्चर नंबर 1 में हमने ये पढ़ लिया था कि जो हमारे एंशिएंट पास्ट के लोग थे उनका रोटी, कपड़ा और मकान क्या था, यानी कि वो क्या खा रहे थे, क्या पहन रहे थे और कहां वो सेटल हो रहे थे, ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक डायग्राम भी दिया था, ये वाला डायग्राम, और मैंने आपको बताया था कि लोग कहां कहां सेटल हो रहे थे। मैंने आपको इसके लिए कहा था कि लोग नर्मदा रिवर के अराउंड सेटल हुए थे, और वहां जो लोग सेटल हुए वो स्किल्ड गैदरर्स थे। वो जानवरों की हंटिंग करते थे, मतलब उनको खाना वेज खाना हो या उनको बिरयानी खानी हो, दोनों चीजों के लिए उनको फूड गैदर करना पड़ता था, फूड गैदरिंग करनी पड़ती थी। फिर उसके बाद मैंने कहा था अगर आप नॉर्थ वेस्ट में चले जाएंगे सुलेमान और किरथार हिल्स के अराउंड, तो वहां जो लोग अब सेटल हो रहे थे वो हंटिंग की जगह अब वो रियरिंग कर रहे थे एनिमल्स की। शीप, गोट, कैटल, इन सब की रियरिंग होने लगी और अब क्रॉप्स वहां पर ग्रो हो रहे थे। लोग विलेजेस में रह रहे थे, ये मैंने आपको बताया था। फिर गारो हिल्स ऑफ मेघालय के बारे में बताया था, विंध्यास के बारे में बताया था, विंध्यास जहां पर चावल का नाम आता है। फिर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया था, मैंने आपको डिस्कस किया था कि भाई यहाँ पर तो बहुत बड़ा एक इंडस वैली सिविलाइजेशन ही एग्जिस्टेंस में आ गया। एंड देन फाइनली आई टोल्ड यू अबाउट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और मैंने कहा था कि इस टाइम पीरियड आते आते आप देखोगे साउथ ऑफ दिस रिवर गंगा इन प्रेजेंट डे बिहार आप देखोगे तो वहां पर एक बहुत बड़ा किंगडम एग्जिस्टेंस में आ रहा था, एंड दैट वाज मगध किंगडम, जिसके बारे में हम लोग आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन दिस वाज द एंटायर पिक्चर विच आई शोड यू इन द लास्ट लेक्चर, राइट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इन सब चीजों के बारे में बताया था। अब आज के इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, ये देखिए। टॉपिक है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू कब ग्रोइंग फूड। कैसे ये इंसान जो अभी तक हंटिंग कर रहा था, फूड की गैदरिंग करता था, क्या ऐसा हुआ कि वो इंसान अब फूड को ग्रो करने लगा और जानवरों की हंटिंग की जगह रियरिंग करने लगा। ये चीजें यहां पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, और जैसे जैसे प्रोसीड करेगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब पहले चीज तो मेरे हाथ लिख लीजिए दोस्तों। अगर हम बात करें अर्लीस्ट पीपल की, यानी कि वो लोग जिनके बारे में हमें सबसे पहले अभी आज तक इंफॉर्मेशन है, मतलब इससे पहले की इंफॉर्मेशन फिर हमको नहीं मिलेगी। अर्लीस्ट पीपल जिनके बारे में हम जानते हैं वो कुछ 2 मिलियन ईयर्स अगो तक की बात है। 2 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 2 मिलियन ईयर्स अगो। अब दोस्तों आप देखोगे कि पहले इंसान क्या था। पहले इंसान है सर क्या, हंटर गैदरर। नोट कर लीजिए, मेरे साथ बना लीजिए, ये पूरा जस्ट यहां पर आने वाला है चैप्टर का। हंटर गैदरर वो था, बात समझ में आ गई। दूसरा देखिए, एक तरफ आपने देखा कि हंटर गैदरर था, फिर मैंने आपको बताया कि इंसान जो है क्या हो गया था, वो हंटिंग गैदरिंग की जगह अब वो फूड कल्टीवेटर हो गया था, यानी कि अब वो फूड ग्रो करने लगा। इसका मतलब है कि ये इंसान अब फार्मर बन चुका था और ये अब जानवरों की हर्डिंग कर रहा था, फार्मर एक, और इंसान जो है वो हर्डर बन गया था। बात समझ में आ गया? तो दोस्तों ये जो आप यहां बदलाव देख रहे हैं ना, ये जो आप शिफ्ट देख रहे हैं यहां पर, ये जो आप शिफ्ट देख रहे हैं दोस्त, ये शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हमें स्टडी करना है कि ऐसा क्या हुआ कि ये इंसान हंटर गैदरर से अब फूड कल्टीवेटर हो गया। और इन दोनों के बीच की जो डिवाइडिंग लाइन है, जो उसको डिवाइड करती है इन दोनों फेज को, वो है, प्लीज नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट कर लीजिए, इट इज 12,000 ईयर्स अगो। 12,000 ईयर्स अगो, मतलब ये एक वो टाइम पीरियड है जो इन दोनों फेज के लोगों को डिवाइड करती है। इस टाइम पीरियड के पहले रहेंगे अगर आप, तो आप देखेंगे उस फेज में इंसान हंटिंग गैदरिंग कर रहा है। 12,000 ईयर्स अगो के बाद आप चले जाएंगे तो वहां देखिएगा कि अब इंसान वहां फूड कल्टीवेटर है, फार्मर बन चुका है यानी, और वो हर्डिंग कर रहा है। ऐसा क्या हुआ 12,000 ईयर्स अगो कि ये आपको बड़ा शिफ्ट देखने को मिला? ये चीज आज हमको यहां पर डिटेल से डिस्कस करनी है इस वाले लेक्चर में, ठीक है। मैं आपको यहां पर सिंपल सा एक बता देता हूं रीजन कि भाई ऐसा क्या हुआ दोस्तों। 12,000 ईयर्स अगो क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिलता है, क्लाइमेट यहां पर चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपको आगे चल के, लेकिन पहले हम लोग यहां पढ़ेंगे हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर कैसे रह रहे थे, कहां रह रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे, ये सब चीजें यहां पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि 12,000 साल 12,000 ईयर्स अगो में हुआ क्या, फिर हमको समझ में आएगा कि कैसे इंसान फार्मर और हर्डर बन गया। दिस इज द एंटायर आज का जिस्ट है पूरे लेक्चर का। इस तरह से ये लेक्चर यहां चलने वाला है। दिस इज द फ्लो ऑफ द लेक्चर, क्लियर है।
चलिए अब पहला हेडिंग डाल दीजिए हंटर गैदरर। फर्स्ट हेडिंग प्लीज लिखिएगा हंटर गैदरर। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां सवाल आपसे पूछूंगा, ये जो हंटर गैदरर थे, बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है, इंपॉर्टेंट है पर नॉर्मल है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है। एकदम अगर आप रटोगे चीजें तो भूल जाओगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है, इसीलिए हम यहाँ क्लास 6 की एनसीईआरटी से शुरू करे हुए हैं। हंटर गैदरर जो थे, ये हंटर गैदरर्स मूव कर रहे थे, हंटर गैदरर्स का मूवमेंट हो रहा था, वो एक जगह से दूसरे जगह यहाँ पर मूव कर करके जा रहे थे। तो यहाँ पर सवाल मेरा आपसे ये है कि भैया ये लोग मूव क्यों कर रहे थे? फर्स्ट पॉइंट, इनके मूवमेंट का रीजन क्या था? अरे भैया मैडम के साथ चले गए जंगल में, बढ़िया मैडम के साथ सैर करके आ रहे हैं, एंजॉय कर लिया, नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हैं, एलेक्सा को सुन रहे हैं, जानवर मारा, बढ़िया जानवर को भुना आग के ऊपर, और फिर इतने ग्लास के साथ एकदम रात में शाम को एकदम एंजॉय करते हुए सो गए। भैया जब हर चीज थी तुम्हारे पास तो तुमको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की जरूरत क्या पड़ी? व्हाट वाज द नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर? सवाल ये उठता है, ये हंटर गैदरर मूव क्यों करने लगे एक जगह से? तो भैया इसका क्या रीजन है, ये हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। नंबर 2, अब ये जब लोग हंटर गैदरर्स थे, ये मूव कर रहे हैं, ये हंटिंग करते थे, तो किस टूल्स का इस्तेमाल करते थे? क्या टूल्स का इस्तेमाल करते थे हंटिंग के लिए भी, या फिर इसके अलावा और भी कोई काम थे इनके डेली लाइफ के, तो किस प्रकार के टूल्स का वो यूज करते थे ये देखेंगे। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर सी, प्लेसेस लिव्ड, कहां कहां पर ये हंटर गैदरर्स जो हैं वो रहे, प्लेसेस लिव्ड। एंड देन पॉइंट नंबर डी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो लोग हैं, आप देखोगे 12,000 ईयर्स अगो के पहले वाले, उनको नॉलेज ऑफ फायर थी। वैसे टू बी वेरी प्रिसाइज टेक्निकल में आपको बताऊं कि फायर की जो जानकारी है हमको वो 5 लाख ईयर्स अगो के आसपास से होती है, ठीक है, बट हम इसको इस वाले फेज में पढ़ रहे हैं, है ना, 5 लाख ईयर्स अगो इसी वाले फेज में आएगा ना, तो मैं यहाँ बता के चल रहा हूँ आपको कि भैया इन लोगों को जो है नॉलेज ऑफ फायर भी यहाँ पर थी, ठीक है ना, इनको यहां पर नॉलेज ऑफ फायर थी। क्लियर है? चलिए अब ये 4 पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है, बहुत ही सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं। पहला चीज लिखिए यहां पर, मूवमेंट का रीजन यहां पर चेक करते हैं, क्या रीजन था यहां पर मूवमेंट का? प्लीज गिव द हेडिंग मूवमेंट रीजन, मूवमेंट रीजन। और इस डायग्राम को फिर से मेरे साथ बना लीजिए ताकि आपको चीजें एकदम फिर से याद रहें। देखो यार, ये डायग्राम बनाने का रीजन ये है ताकि आपको हिस्ट्री रटना तो पड़ेगा ही कुछ कुछ पॉइंट्स पे, लेकिन आपको इन डायग्राम्स की वजह से हिस्ट्री रटना आसान हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बना रहा हूं, ठीक है ना। चलिए पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, क्यों यहां पर इंसान मूव कर रहा था। देखिए जहां पर ये इंसान पहले रह रहा था, उस जगह के सारे जितने भी अवेलेबल प्लांट्स और एनिमल्स थे वो सब खा गया, और चूंकि खा चुका था तो वहां सब चीजें खत्म हो गई थी, इसीलिए इंसान को इन सर्च ऑफ फूड आगे मूव करना पड़ा। समझ में आ गया? पहला रीजन लिखिए, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है। सवाल आता है क्यों, वाई, वाई, सवाल आता है वाई, क्यों? क्योंकि जहां वो रह रहे थे, ठीक है, लिखिएगा ऑल अवेलेबल, ऑल अवेलेबल, ऑल अवेलेबल क्या चीज? प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या हो गए थे? ईटन अप, खा लिए गए थे, ईटन अप ऑफ वन प्लेस। एक जगह में, एक जगह के जितने भी यहां पर प्लांट्स और एनिमल्स थे वो सब खा लिए गए थे, इसलिए इन सर्च ऑफ फूड इनको यहां पर मूव करना पड़ा। पॉइंट समझ में आ गया पहला, ठीक है। नंबर 2 पे आइए, क्या रीजन है इनको मूव करने का, समझते हैं। नंबर 2, अब जिन इंसान क्या करता था, हंटिंग करता था, है ना, अपने जानवरों की हंटिंग करके वो खाना खा रहा था अपना, वो जो जानवर थे भाई वो भी तो अपना शिकार करेंगे, चूंकि उन जानवरों का जो शिकार था, प्रे था, वो मूव करता था, इस वजह से इंसान जो है वो इन जानवरों को फॉलो करता था। नंबर 2 लिखिएगा, मैन फॉलोड एनिमल्स, मैन फॉलोड एनिमल्स, इंसान जो है वो जानवरों को फॉलो करता था, है ना। रीजन क्या है? क्योंकि एनिमल्स, एनिमल्स क्यों? एनिमल्स मूव्ड इन सर्च ऑफ प्रे, प्रे मतलब समझ रहे हो, उनका जो शिकार होगा। भाई ये भी तो आज जानवर खाना खाएंगे ना, तो ये अपने शिकार के पीछे भागते थे, और इसी वजह से मैन को इन एनिमल्स को फॉलो करना पड़ता था। बात समझ में आ गया? ठीक है, ये तो हो गई वेज खाने की, नॉन वेज खाने की बात। अब भैया इंसान सिर्फ नॉन वेज थोड़ी खाएगा, वेज भी खाएगा। हाँ सर, वेज में
जो सीजनल प्लांट्स थे, सीजनल फ्रूट्स थे, उनकी सर्च में इंसान मूव करता था। प्लीज लिख लीजिए यहां पर थर्ड पॉइंट, इन सर्च ऑफ, मेंशन कर लीजिएगा, इन सर्च ऑफ प्लांट्स, या ऐसे लिखिए इन सर्च ऑफ सीजनल प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सर्च ऑफ सीजनल प्लांट्स एंड एनिमल्स। पॉइंट समझ में आ गया, सी हो गया। इसके बाद डी लिखिएगा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इंसान क्यों मूव कर रहा है? भाई खाना खा लिया, खा लिया, अब तुम बताओ नॉनवेज खा चुके हो, वेज खा लिया तुमने, बढ़िया, अब क्या करोगे खाने के बाद? पानी पिएंगे ना, क्या पियोगे? पानी, कुछ और मत पीना। लिखो यहां पर इन सर्च ऑफ वाटर, वरना यहां कुछ लोग बोलने लगेंगे सर खाने के दौरान भी तो कुछ पी सकते हैं, नहीं, इन सर्च ऑफ वाटर। अभी कुछ लोग रह रहे थे ऐसी जगह पे भी जो नॉन पेरिनियल रिवर्स के अराउंड थी, मतलब नदियां थी लेकिन वो नॉन पेरिनियल थी। नॉन पेरिनियल का मतलब क्या होता है? जो जिसमें साल भर पानी नहीं रहता है। पेरिनियल मतलब जहां पर आपको ओवर ईयर द राउंड आपको उस नदी में पानी मिलेगा, पेरिनियल रिवर्स। तो जो लोग नॉन पेरिनियल रिवर एरिया के अराउंड रह रहे थे उनको मूव करना पड़ा। जो लोग नॉन पेरिनियल रिवर एरियाज के अराउंड रह रहे थे उनको मूव करना पड़ा जहां पर आपको पानी मिलेगा। बेसिकली पेरिनियल रिवर एरियाज के अराउंड उनको मूव करना पड़ता था। ये थे यहां पर 4 रीजन जिसकी वजह से हंटर गैदरर्स मूव किए। समझ में आ गया? ये है आपका पहला पॉइंट, क्या रीजन था मूवमेंट का। पॉइंट क्लियर हो गया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम होनी चाहिए हिस्ट्री में। आगे देखिए, अब हम बात करें वो क्या टूल्स को यहां पर यूज कर रहे थे दोस्त, देखिएगा जरा। अगर मैं आपसे कहूं क्या टूल्स यहां इस्तेमाल कर रहे थे, चलिए बना लीजिए एक बार, फिर से बना लीजिए डायग्राम और जरा समझते हैं क्या क्या टूल्स यहां पर यूज किए जा रहे थे। ठीक है, देखिएगा यहां पर टूल्स यूज, चलिए देखिए यहां पर फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा क्या टूल्स यूज हुए। नंबर 1 दोस्तों, स्टोन के टूल्स यहां यूज किए जा रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोन टूल्स यहां पर यूज किए जा रहे थे, स्टोन टूल्स के अलावा आप देखोगे पॉइंट नंबर बी, बोन के टूल्स यहां पर यूज किए जा रहे थे, बोन टूल्स। और पॉइंट नंबर सी, वुड टूल्स यहां पर इस्तेमाल किए जा रहे थे, यानी कि लकड़ियों के टूल्स बने थे। अब बोन टूल्स कैसे होते हैं? जैसे हड्डी है, कोई हड्डी थी, हड्डी के आगे क्या करते थे वो लोग? छोटा सा पत्थर लगा देंगे, है ना, कोई स्टोन टूल लगा देंगे, कुछ लगा देंगे, तो जो हड्डी है वो एक तरह का हैंडल हो जाता था, होल्डर, और जो आगे पैना सा पत्थर लगा हुआ है वो उनका एक तरह से कोई चीज काटनी है, कोई जानवर की हंटिंग करनी है, कुछ भी है, वो यहाँ पर इनके काम आता था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये काम करते थे। अब स्टोन टूल्स ही आज के टाइम पे बेस्ट परसिस्ट कर रहे हैं, अभी तक एग्जिस्टेंस में आपको मिलेंगे। ये दोनों के इतने आपको एविडेंसेस, मतलब जो चीज़ें हैं, एग्जांपल्स अब देखने को यहाँ नहीं मिलते हैं, इतने नहीं मिलते हैं, इतने नहीं, लेकिन स्टोन टूल्स ये अभी भी यहाँ पर गुड क्वांटिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टोन टूल्स का यहाँ पर इसे क्या क्या यूज हो सकता था, या उस वक्त क्या क्या यूज हो रहा था? जैसे कि मीट को कट करना है, मीट एंड बोन्स को कट करना है, ठीक है, तो इनको काटने के लिए स्टोन टूल्स यूज किए जा रहे थे। इसके अलावा सर और क्या हो रहा था? भाई बोन काट लिए, पेड़ का जो तना है, बार्क, उसको काटने के लिए यहां पर स्टोन टूल्स यूज हो रहे थे। ठीक है, बार्क फ्रॉम ट्रीज, ये काटने के लिए यहां पर स्टोन टूल्स का इस्तेमाल हो रहा था। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3, एनिमल की खाल, जानवरों की खाल को, एनिमल स्किन को यहां पर पील ऑफ करने के लिए, काटने के लिए स्टोन टूल्स का यूज हो रहा था। और इसके अलावा भाई वेज का भी तो नाम ले लो, फ्रूट्स एटसेट्रा, इन सबको यहाँ पर काटने के लिए स्टोन टूल्स का इस्तेमाल हो रहा था। ये वो टूल्स थे जो ये हंटर गैदरर्स यहाँ पर इस्तेमाल किया करते थे। क्लियर है यहाँ तक बात? ये आपको टूल्स यहाँ पर याद रखने हैं। क्लियर है? अब वो लोग कहाँ रह रहे थे? सिंपल क्वेश्चन आ गया, प्लेसेस लिव्ड। ये सवाल बनता है कि भाई कहाँ पर ये लोग रह रहे थे, सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर कहाँ रह रहे थे। अगेन आपको यहाँ 3 पॉइंट दोस्तों याद रखने हैं। नंबर 1 लिखिएगा, कहाँ रह रहे थे दोस्तों? इन हंटर गैदरर्स ने ऐसी जगह चूज करी रहने के लिए जहां उनको गुड क्वालिटी या गुड क्वांटिटी या क्वालिटी में वाटर का मिला, पानी की, जहां उनको ज्यादा पानी की जहां उनको पानी ज्यादा मिला वहां पर ये रहे। ठीक है ना, लिख लीजिएगा, जहां पर वाटर क्वालिटी अच्छी थी वहां पर आपको देखने को मिला कि ये रहे। तो आपको बेसिकली रिवर्स के राउंड देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। पॉइंट नंबर बी देखिए, कहां पर आपको देखने को मिले? जहां पर स्टोन की क्वालिटी बहुत अच्छी मिल रही थी वहां पर देखने को मिले, है ना। तो ये लिख लीजिएगा, पॉइंट लिख लीजिए, स्टोन क्वालिटी जहां पर बहुत अच्छी थी वहां पर आपको देखने को मिले ये लोग।
ठीक है। इसके अलावा पॉइंट नंबर सी, जहां पर रॉक शेल्टर्स थे, पत्थर की शेल्टर्स थे, जो हम केव कह सकते हैं, यहां पर रहने लगे ये लोग। लिखिएगा रॉक शेल्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रॉक शेल्टर्स दोस्तों ये लोग रहे, और यही रॉक शेल्टर्स में आपको जैसे एग्जांपल के लिए केव्स देखने को मिली, एग्जांपल केव्स, क्योंकि ये जो केव्स थी ना, ये इन हंटर गैदरर्स को रेन, हीट, कोल्ड, इन सबसे बचाती थी, ठीक है ना। लिखिएगा प्रोवाइडेड शेल्टर, प्रोवाइडेड शेल्टर, प्रोवाइडेड शेल्टर, किससे किससे शेल्टर, लिखिएगा रेन से शेल्टर प्रोवाइड किया, लिखिएगा कोल्ड से बचाया, लिखिएगा हीट से बचाया। तो भाई इस तरह की चीजों से ये केव्स में आके बच जाते थे। पॉइंट समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आ गया। यहां पर एक केव्स का एग्जाम्पल भी आता है, आप चाहें तो उसको मेंशन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये केव्स एक आती है, प्लीज नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, भीमबेटका केव्स, भीमबेटका केव्स। और ये केव्स जो हैं, भीमबेटका केव्स आपकी मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये भीमबेटका केव्स में ऐसी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ऐसी पेंटिंग्स देखने को मिली जो ये बताती हैं कि उस वक्त इंसान क्या कर रहा था, हंटिंग गैदरिंग कर रहा था, वो हमें इन पेंटिंग से पता चलती है। मैं आपको दोस्तों वो पेंटिंग दिखाता हूं ताकि आपके दिमाग में ये इमेज यहां क्लियर हो जाए। देखिए जरा इसको, प्लीज सी टू दिस। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आपको यहाँ इमेजेस दिख रही हैं। देखिए यहाँ पर कैसे आपको दिख रहा है कि इंसान, यहाँ इस वाले में देखिए ये दिख रहा है आपको, यहाँ जानवर है, यहाँ इंसान है, तो हंटिंग कर रहा था इंसान, ये हमको यहाँ पर इन पेंटिंग्स के थ्रू पता चलता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में लाई करता है, तो भीमबेटका भी केव्स जो हैं वो हमको बताती है कि यहाँ पर लोग रह रहे थे, और जो पेंटिंग्स हैं वो ये एविडेंस देती हैं हमको कि वहाँ के लोग उस वक्त के लोग हंटिंग कर रहे थे, एनिमल्स की हंटिंग कर रहे थे। पॉइंट क्लियर हो गया, प्लेसेस वेयर दे लिव्ड, क्लियर है। अच्छा दूसरी बात, प्लेसेस वेयर दे लिव्ड में ये भी देख लीजिए आप, ये मैंने डायग्राम जानबूझ के लगाया कि लोग कहाँ नदियों के अराउंड रह रहे थे, ठीक है। तो आपको बहुत सारी साइट्स देखने को मिल रही हैं, अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि वो साइट जो है किसी न किसी नदी के अराउंड बसी हुई थी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा ये पॉइंट जो बचा है फोर्थ वाला, नॉलेज ऑफ फायर। अब इनको फायर की नॉलेज थी, और फायर की नॉलेज हमको जो पता चलती है, जो हमें आगे जाके बुक्स कहेंगी कि 5 लाख ईयर्स अराउंड हमको पता चलती है, नॉलेज ऑफ फायर हमको मिलता है, क्लियर है, ध्यान रखना। और फायर का यूज ये लोग करते थे, एक तो मीट को रोस्ट करने के लिए, ठीक है, एक इस्तेमाल ये लोग करते थे जानवरों को दूर भगाने के लिए, और एक सोर्स ऑफ लाइट, है ना, सिंपल है। नॉलेज ऑफ फायर थी इनको, और ये आप देखोगे तो नॉलेज ऑफ फायर जो उनको मिलती है वो कुरनूल केव से मिलती है। एग्जाम्पल यहां बताया गया कुरनूल केव्स, क्योंकि वहां पर बर्न्ट एशेस मिले हैं, ठीक है। देखिए कुरनूल केव्स से यहां पर एग्जाम्पल है, कुरनूल केव्स, कुरनूल केव्स, यहां से हमको पता चलता है कि उनको नॉलेज थी फायर की। और फायर की जो यहां पर नॉलेज जो यूज था, वो क्या करते थे, ये लोग यूज करते थे एज लाइट, एज लाइट। दूसरा इनका यहां पर यूज था फायर का, वो काहे के लिए करते थे, एज यू कैन सी टू, एज टू, ऐसे लिख लीजिए आप इसको, लाइट का इस्तेमाल कर रहे थे, मेंशन कर लीजिएगा, लाइट के लिए इस्तेमाल करते थे, सोर्स ऑफ लाइट। फिर नोट कर लीजिएगा रोस्ट करने के लिए, खाना खाने को रोस्ट करने के लिए। और पॉइंट नंबर 3, लाइट, रोस्ट, कोई चीज लाइट कर रहे हैं रोस्टिंग के लिए, और दूसरी बात, तीसरी बात, जानवरों को दूर रखने के लिए अपने कैंप से, ठीक है ना, टू स्केयर अवे एनिमल्स, स्केयर एनिमल्स, जानवरों को दूर रखने के लिए। तो ये है इनको नॉलेज जो थी वो थी फायर की। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। हंटर गैदरर्स के दोस्तों ये पॉइंट जो हैं चारों यहां क्लियर हो गए। अब हम लोग आएंगे 12,000 ईयर्स अगो जो क्लाइमेटिक चेंज हुआ उससे क्या इंपैक्ट पड़ा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्लासिफिकेशन बताना चाहता हूं कि हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं, ये पूरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एक तरह का स्टोन एज है। इसको हम लोग आगे जाके देखोगे बेटा आप कि इसको स्टोन एज कहा जाता है। तो मैं पहले इसका क्लासिफिकेशन कर देता हूं ताकि आपको एक जिस्ट दिमाग में बना रहे कि अच्छा ये चीज ऐसे होती है। देखिएगा यहां पर, प्लीज मेरे साथ उसको फॉलो करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट करिएगा। पीपल, और ये पीपल क्या टूल्स यूज कर रहे थे, उस बेसिस पे हमने यहां पर क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिएगा, पीपल टूल यूज्ड, आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत फॉलो करिएगा मेरे साथ। देखिए दोस्तों, पहला जो पीरियड है, पहला पीरियड है, इसको हम लिख रहे हैं फ्रॉम 12,000, सॉरी इसको हम लिख रहे हैं 2 मिलियन ईयर्स अगो, 2 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको एक पीरियड और लिख के दे रहा हूं, प्लीज नोट करिएगा, उसको लिख लीजिएगा 12,000 ईयर्स अगो, ठीक है। फिर एक बार लिख लीजिए यहां पर
लिख लीजिएगा 10,000 ईयर्स अगो, फिर लिख लीजिएगा, फिर लिख लीजिए 4,500 ईयर्स अगो। अब जरा मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं, एक बार में चीजें आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, जरा देखिए यहां पर दोस्तों, 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर ये जो पीरियड है 12,000 ईयर्स अगो तक का, इस पीरियड को हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम रेफर करते हैं, प्लीज लिख लीजिएगा, पैलियोलिथिक। क्या बोलते हैं इसको? पैलियोलिथिक बोलते हैं, पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। अब पैलियोलिथिक में पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, पैलियो का मतलब यहां पर होता है दोस्तों, नोट करिएगा, ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, स्टोन। इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, हम इसको बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। क्या बोलते हैं? ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो जो भी चीजें हमें इस टाइम पीरियड मिली, दे आर कॉल्ड एज पैलियोलिथिक। अब यहां पर जो पत्थर थे ना, बड़ी, आप दिखाऊंगा, आपको इमेज दिखाता हूं किस प्रकार के पत्थर थे। तो वो पत्थर यहां पर होते हैं, और इसको हम लोग पैलियोलिथिक को डिवाइड कर लेते हैं 3 और पार्ट्स में, लेकिन अभी आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बता देता हूं। पैलियो को हम लोग लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक इसमें डिवाइड करते हैं, और ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस कि किस प्रकार के टूल्स यहां पर मिल रहे थे। ठीक है, हमको इस टूल्स की मदद से ही पता चला है कि ये इस पर्टिकुलर टाइम लाइन में फॉल करेगा। क्लियर हो गया? 12,000 ईयर्स अगो से लेकर अगर हम बात करेंगे 10,000 ईयर्स अगो तक की, अगर हम इस पीरियड की बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, मीजोलिथिक। नोट करिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज। बात समझ में आ गया? अब ये जो मीजोलिथिक एज है, इसका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर वो है यहां पर माइक्रोलिथ्स का आना, माइक्रोलिथ्स। अब माइक्रोलिथ्स में क्या, माइक्रो मतलब क्या हो गया, यहां पर हो गया स्मॉल, स्मॉल हो गया, है ना, या फिर हम कह सकते हैं टाइनी हो गया, स्मॉल हो गया, टाइनी हो गया, और लिथ्स मतलब क्या होगा, स्टोन। तो माइक्रोलिथ्स यहां मिलने लगे, यानी कि बहुत छोटे छोटे पत्थर आपको इस मीजोलिथिक एज में मिलते हैं। इसीलिए यहां पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोल रहे हैं क्या, मिडिल स्टोन एज। क्या बोल रहे हैं इसको, मिडिल स्टोन एज। इसको फिर से लिख लीजिए ताकि ये हमारा, आप मत काटिएगा, मैं इसलिए काट रहा हूं ताकि ये नीचे मेरा पूरा आ जाए। माइक्रोलिथ्स लिख रहा हूं यहां पर, माइक्रोलिथ्स। और माइक्रोलिथ्स क्या है दोस्तों, नोट करिएगा, ये टाइनी या स्मॉल स्टोन्स हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज रेफर्ड टू एज दी मिडिल स्टोन एज। क्या बोल रहे हैं इसको, मिडिल स्टोन एज। बात समझ में आ गया? अब जरा आगे देखिए, अभी आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है उसमें क्लासिफिकेशन इतना ही किया गया है, लेकिन मैं आपको आगे करके बता देता हूं अभी से, ताकि आपके पिक्चर दिमाग में रहे। दोस्तों 10,000 ईयर्स अगो से लेकर आप देखोगे 4,500 ईयर्स अगो तक, इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक। क्या बोलेंगे, नियोलिथिक। अब नियो का मतलब होता है न्यू, नियोलिथिक एज। यहां पर आपको पॉलिश्ड पत्थर देखने को मिलेंगे, फाइन कटिंग एज होगी, उनकी एजेस होंगी, उस प्रकार के पत्थर यहां पर देखने को मिलते हैं नियोलिथिक में। ठीक है ना, आप देखोगे तो फाइन कटिंग एज वाले पत्थर देखने को मिलते हैं। वो पत्थर बड़े ही पॉलिश्ड होते हैं, बड़े ही पॉलिश्ड पत्थर होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, न्यू स्टोन एज। क्या बोल रहे हैं इसको, न्यू स्टोन एज इसको बोल रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया? तो ये जो पूरा आपने अभी तक यहां से यहां तक देखा दोस्तों, ये जो आपने पूरा क्लासिफिकेशन देखा यहां से लेकर यहां तक का, ये आपको बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं, प्लीज नोट कर लीजिए, दिस इज रेफर्ड टू एज दी स्टोन एज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं स्टोन एज। पत्थर का सारा यहां पर काम हो रहा था, इसलिए स्टोन एज। दोस्तों इसके बाद जो आप देख रहे हो 4,500 ईयर्स के बाद, यहां के बाद शुरू होती है ब्रॉन्ज एज। क्या बोल देंगे इसको, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रॉन्ज एज। इसके बाद आपको ब्रॉन्ज एज देखने को मिलेगी, वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में आगे पढ़ेंगे। आई थिंक ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी टाइमलाइन आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहां पर बना दिया है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कमिंग बैक टू माय पॉइंट, जो मैं आपको बता रहा था, पहले मैं आपको इनके पत्थर दिखा देता हूं। ये देखिए जरा यहां पर, ये आप पत्थर देख लीजिए इनके, ये जो आप ऑन दी लेफ्ट देख रहे हैं ना, आप ऑन दी लेफ्ट जो देख रहे हैं, ये है पेलियोलिथिक टूल्स। नोट कर लीजिए चाहे तो,
ये हैं आपके पेलियोलिथिक टूल्स, पेलियोलिथिक टूल्स, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, देखिए कैसे यहां पर ये पत्थर इतने मोटे मोटे पत्थर थे, भारी पत्थर थे, अब ये छोटे छोटे पत्थर हो गए और पतले हो गए। ये आपके हो गए क्या, मीजोलिथिक एज। माइक्रोलिथ्स की बात हम जो कर रहे थे ना, ये हो गए आपके मीजोलिथिक एज। और दोस्तों इसके बाद जो नियोलिथिक है, मैं वो भी आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, ये है आपका नियोलिथिक एज, ठीक है। ये पत्थर जो देख रहे हैं आप, ये है आपका न्यू स्टोन टूल्स, दीज आर योर बिलोंगिंग टू योर नियोलिथिक एज, ठीक है। अभी इसके बारे में आगे आएगा, तब मैं आपको इनका वर्णन वहां पर करूंगा। क्लियर है? तो ये सब चीजें यहां पर होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अब आगे आ जाइए, मूविंग ऑन, हम आगे चलते हैं। आइए नाउ प्लीज राइट कि भैया अब 12,000 साल पहले यहां पर हुआ क्या। बताया मैंने आपको 12,000 ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो मैंने कहा था क्या, क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट चेंज यहां पर हुआ, समझिएगा, फिर से समझने की चीज है। अब दोस्त एक बात बताओ, क्लाइमेट चेंज हुआ, मैंने कहा पहले आइस एज थी, यानी कि उस वक्त आप देखोगे तो कोल्डर कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही थी, और अब वार्मर कंडीशंस आ गई। क्लाइमेट चेंज हुआ, और क्लाइमेट चेंज में क्या हुआ, वार्म कंडीशंस डेवलप हो गई। जब वार्म कंडीशंस डेवलप हुई तो क्या हुआ, आइस मेल्ट हुई। ठीक बात है, नोट करते जाना। आइस मेल्ट हुई, आइस मेल्ट हुई तो पानी बनेगा, रिवर्स फॉर्म होंगी। जी हाँ सर, रिवर्स फॉर्म हुई। और जब रिवर्स फॉर्म होंगी, जब भी क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा या पढ़ोगे कि क्लाइमेट जो है ना, वो दो चीजों को डिफाइन कर जाता है कि वहां का वेजिटेशन कैसा होगा और वहां का एनिमल लाइफ कैसा होगा। तो जब यहां पर ये चेंजेस देखने को मिले, जब कंडीशंस वार्म, कोल्ड कंडीशन से वार्म कंडीशंस हो गई और वार्म की वजह से आइस मेल्ट हुआ, नदी फॉर्म हो गया, सो बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस यहां पर देयर वाज अ चेंज इन द फ्लोरा एंड फौना ऑफ दोस ऑफ दैट प्लेस। फ्लोरा मतलब वेजिटेशन बदल गया, और फौना मतलब एनिमल लाइफ बदल गई। दोनों चीजें यहां पर बदल गई थी। बात समझ में आ रही है? ये होगा कि नहीं होगा, नॉर्मल इंपैक्ट है, रटना नहीं है। क्या होगा, नॉर्मल इंपैक्ट है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली यहां पर आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो क्या देखने को मिला, नोट करिएगा कि सर हमें देखने को मिला कि एक तरफ हमें ग्रासलैंड्स देखने को मिली, आप चाहें तो उसको यहीं पर मेंशन कर लीजिए। हमें एक तरफ तो ग्रासलैंड्स देखने को मिली कि अब घास निकलने लगी थी, ग्रासलैंड्स आने लगे थे, घास मतलब लिटरली घास नहीं, वेजिटेशन। और एक तरफ हमने देखा कि एनिमल्स भी यहां पर अब अलग प्रकार के आने लग गए थे, एनिमल्स भी अलग प्रकार के आने लग गए थे। ग्रासलैंड्स की बात करेंगे तो यहां पर ग्रेन बियरिंग ग्रासेस देखने को मिली। ग्रेन बियरिंग ग्रासेस मतलब ऐसी ग्रास जिसमें ग्रेन्स हो। अब क्या हुआ, जब हमको ग्रेन बियरिंग ग्रासेस मिली, तो अब ये जो इंसान है ना, अब इंसान बहुत इंक्विजिटिव एनिमल है, बहुत ही इंक्विजिटिव है। इंसान ने क्या किया, इंसान ने इसको स्टडी करना शुरू किया, इंसान ने इसको पढ़ना शुरू किया कि यार ये क्या हो रहा है ना। तो इंसान ने देखा कि यार ये वीट है ना, बार्ले है ना, राइस, ये सब चीज यहां पर क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। इंसान ने इसको नोट किया कि हाँ भाई, पॉइंट नंबर ए हो गया। पॉइंट नंबर बी देखा उसने कि भैया ये जो वीट राइस बार्ले है, इसका कैसे ये ग्रो कर रहा है, इसका कल्टीवेशन कैसे हो सकता है, इस चीज को उसने स्टडी किया। कैसे, कब ये राइपनिंग हो रही है इन पर्टिकुलर क्रॉप्स की, इन राइपनिंग को उसने क्या किया, स्टडी किया। तो इंसान ने क्या किया, नोट किए, लर्नड बाय मैन, मैन लर्नड अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है ना। इंसान ने जो है, मैन लर्नड, इन चीजों के बारे में सीखा। एंड प्रोबेबली जब इंसान ने एक बार देख लिया कि वीट बार्ले राइस यहां ग्रो हो रहा है, इंसान ने स्टडी कर लिया कि कल्टीवेशन कैसे हो रहा है, कैसे राइपनिंग हो रही है, कैसे हार्वेस्टिंग हो रही है, तो इट इज मोस्ट प्रोबेबल कि भाई इसी के बाद इंसान ने उसको ग्रो करने का सोचा होगा, है ना। इसी के बाद यहां पर मैन स्टार्टेड कल्टीवेटिंग, मैन स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, और फिर मैन जो है वो यहां पर क्रॉप्स को ग्रो करने लगता है। इसका मतलब मैन बिकेम क्या, मैन बिकेम क्या, फार्मर। अब इसका मतलब इंसान यहां पर क्या बन गया, फार्मर बन गया। समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गया। ये जो मैं आपको यहां बता रहा था, ये जो आपको यहां बता रहा था मैं, किस प्रकार से चीजें हुई,
क्लियर हो रहा है। हंटर गैदरर क्या थे, क्लियर हो रहा है। फिर यहाँ क्या चेंजेस हुए, क्लियर हो गया। अब कैसे वो यहाँ फूड कल्टीवेटर बना, आई होप ये आपको बात समझ में आ गई। यही इंसान ने दोस्तों स्टडी करना शुरू किया कि भैया ये जो ग्रासलैंड्स हैं, ग्रेन बियरिंग ग्रासेस हैं, कौन कौन सी हैं, वीट, बार्ले। अब उन्होंने देखा, उसको गौर किया, इनका सीड को स्टडी किया, कब ये राइपनिंग हो रही है, कब हार्वेस्टिंग हो रही है, हर चीज, कितना पानी चाहिए, क्या चाहिए, स्टडी कर लिया। एंड प्रोबेबली ये एनसीईआरटी कह रही है, प्रोबेबली इसी के बाद उन्होंने इन क्रॉप्स को ग्रो करने का सोचा होगा, और तब से इंसान जो है वो फार्मर बन गया। पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया। अब आइए एनिमल्स पे। अब एनिमल्स की बात करेंगे तो यहां पर ऐसे एनिमल्स जो हैं, अब वो एनिमल्स की यहां पर क्या करने लगे, वो रियरिंग करने लगे, है ना। क्या करने लगे, नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से नोट कर लीजिए। अब यहां जो एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल्स जो इन ग्रासलैंड्स पे सर्वाइव कर रहे थे, वो एनिमल्स यहां पर आ गए, है ना। ग्रासलैंड्स आ गई तो उसी के हिसाब से एनिमल्स आएंगे। एनिमल्स सर्वाइविंग ऑन ग्रासलैंड्स, जो इन ग्रासलैंड पे सर्वाइव कर रहे थे वो यहां पर आ गए। अब हुआ क्या भाई, इंसान ने इनको भी स्टडी करना शुरू कर दिया। इंसान का काम ही क्या है, चार लोग क्या कहेंगे, खाली बैठे तो क्या करेंगे, गप्पे मारेंगे। वो गप्पे मारना स्टार्ट करते हैं यहां पर। अब जब गप्पे मारते हैं तो उनको दिखा कि भाई यहां पर तो ये जानवर जो हैं कौन से हैं, देखा उन्होंने, आपकी एनसीईआरटीज बोल रही हैं जानवर थे, शीप, गोट, ये सब चीजें थी। और इंसान जो है वो इन जानवर को फॉलो कर रहा था, किया उसने। तो ये जो शिवरिंग और सर्वाइविंग ऑन ग्रासलैंड थे, कौन से जानवर, यही जा रहे, शीप, गोट, है ना। तो अब हुआ क्या दोस्तों कि मैन फॉलोड एनिमल्स। अब मैन ने इन जानवरों को फॉलो करना शुरू किया। ऐसा थोड़ी है कि सीधे भेड़ बकरी आ गई तो इंसान ने सीधे उसको ही रियरिंग करना स्टार्ट कर दिया होगा, सीधे तो कर नहीं सकता, जानता ही नहीं है इंसान इसके बारे में। तो पहले मैन ने फॉलो किया एनिमल्स को, पहला पॉइंट। दूसरा, फिर मैन ने स्टडी किया क्या, उन जानवरों की फूड हैबिट्स को, कि भैया ये क्या खाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखा कि इनकी ब्रीडिंग कैसे होती है, कैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्या कर रहे हैं ये लोग, स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद पॉसिबली जब इंसान समझ पाया होगा कि क्या खा रहे हैं, कैसे ब्रीडिंग हो रही है ना, तभी उसके बाद इंसान ने इनको रियर करने का सोचा होगा। तभी इसके बाद क्या हुआ, रियरिंग स्टार्ट हुई। तभी इसके बाद रियरिंग स्टार्ट हुई। और रियरिंग ऑफ किसकी, अब यहां पर आएगा शीप की रियरिंग शुरू हुई, गोट, है ना, कैटल, है ना, ये सब चीजें यहां देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंटली ऑल्सो आप देखोगे कि फिश भी यहां पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया था। फिश की स्टडी भी यहां पर आदमी ने करी, और फिश एक इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट है जो आपको मेंशन करना है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई एनिमल्स को लेकर। तो ये एक तरह का आपको लग नहीं रहा, ये तो आउटकम वाली बात है, रटने वाली चीजें नहीं है। देखो, अगर मैन फॉलो करेगा एनिमल्स को, तो फॉलो करेगा तो क्या होगा, फूड हैबिट्स और ब्रीडिंग समझ पाएगा। एक बार वो फूड हैबिट्स और ब्रीडिंग समझ पाया तो ही तो वो उसको यहां पर क्या कर पाएगा, रियर कर पाएगा। तो यहीं से एविडेंसेस आते हैं। ओहो क्या सर, एविडेंसेस ये आए कि इसका मतलब ये है, दिस वे आप देखोगे जो इंसान था वो हर्डर बन गया। ठीक है, मैन बिकेम हर्डर, मैन बिकेम हर्डर। इस तरह से इंसान जो है वो हर्डर बन गया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि इंसान ने क्या किया, उसने टेमिंग भी स्टार्ट कर दी जानवरों की। यहीं पर मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, सबसे पहले किया क्या उन्होंने, इसको मैं आपको अलग स्लाइड पे समझा देता हूं ताकि सब कंजस्टेड ना हो। देखिए, इंसान ने क्या किया, आप क्या करते हो, अगर आप अपने घर के बाहर कुछ दिन लगातार रोटी डालो एक जानवर को, फॉर एग्जाम्पल एक कुत्ता है, आप उसको रोज रोटी डाल रहे हो, तो वो कुत्ता अपने आप आके एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा। और होगा कुछ टाइम के बाद ये कि वो वहीं डेरा जमा देगा, हटेगा ही नहीं वहां से, हटेगा ही नहीं भाई साहब, क्योंकि उसको पता है यहां से खाना मिलता है। तो एक तरीके से आपने उस कुत्ते को टेम कर लिया। यही इन इंसानों ने यहां पर किया। आपको क्या लगता है ये आपने सीखा, ये आप चला किया, आप जानते हैं? नहीं, ये पहले ही इंसान कर चुका है। और किया क्या उन्होंने, जो मैन, अर्ली मैन था, उसने फूड खाने को, अपने खाने को छोड़ा अपने कैंप्स के बाहर जहां वो रहते थे, ठीक है ना। और जब खाने को छोड़ा तो टेमिंग ऑफ एनिमल्स यहां से स्टार्ट होता है, टेमिंग ऑफ एनिमल्स यहां से शुरू होता है। एंड पॉसिबली आप देखोगे, टेमिंग ऑफ एनिमल्स में आप पॉसिबली देखोगे कि वाइल्ड एंसेस्टर डॉग, ये सबसे पहले यहां पर टेम्ड किया गया था, ठीक है ना। ये पहले यहां पर टेम किया गया था। और कैसे किया गया था, सबको भी यहां पर क्लियर हो गया कैसे किया गया था। फूड जो होता था, फूड लेफ्ट बाय मैन आउटसाइड
कैंप्स, अब मैं कैंप लिख रहा हूं जहां पर वो इंसान रहा करते थे, ठीक है। तो फूड लेफ्ट बाय मैन आउटसाइड कैंप, वो वहां खाना छोड़ देते थे और अपने आप क्या होता था, जानवर आप आके खाता था उसको, ठीक है। तो धीमे धीमे क्या होता है, देयरफॉर एनिमल्स यूज्ड टू ईट इट, ठीक है ना। एंड दिस इज हाउ दे गॉट टेम्ड, कि इस तरह से वो यहां पर टेम्ड हो गए। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई कैसे टेम हुए। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट थी कि भैया अगर आपने खाना छोड़ दिया, पता चला एक दिन शेर चला आया और तुम खुद ही खाना बन गए सबका। इसीलिए अब कोशिश ये करी गई कि भाई ऐसे जानवरों को, मतलब ऐसे जानवरों को अपने पास आने दें जो जेंटल हों, है ना। ये नहीं कि भैया पता चला शेर ही चला आया, हिप्पोपोटामस चला आया, क्रोकोडाइल चला आया, तुम बचोगे ही नहीं फिर, ठीक है। तो क्या हुआ कि उन्होंने ऐसे जानवरों को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। किसको? पीपल स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग, लिखिएगा, पीपल स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग, किसको प्रोटेक्ट करने लगे? इन जानवर्स को, इन जानवर्स को। कौन जानवर्स को? प्रोटेक्टिंग किसको? शीप, गोट, है ना, गोट, कैटल, पिग, इन सब जानवरों को अब क्या करने लगे? प्रोटेक्ट करने लगे फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। पीपल स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग दीज एनिमल्स, किससे? फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। तो एक प्रकार से यहां पर जानवरों की जो डोमेस्टिकेशन है वो स्टार्ट हो गया, जानवर डोमेस्टिकेट होने लगे थे यहां पर इस तरीके से, और अब इंसान जो है वो हर्डर बन गया, ठीक है ना। सो आई होप दिस इज वेरी क्रिस्टल क्लियर कि दिस इज हाउ, नोट करिए, दिस इज हाउ मैन बिकेम हर्डर। क्लियर हो गई बात? आई होप ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। यार देखो, मैं बहुत भरपूर कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर आसान सी भाषा में हिस्ट्री समझ में आए, आपको कुछ भी रटने की जरूरत ना पड़े। यहां तक बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो यहां पर फार्मर और जो इंसान हर्डर बना, नोट करिएगा प्लीज, नोट करिए। अब ये जो पीपल हैं, क्या हुआ? ये एक तरफ फार्मर बन गए थे, हाँ ठीक बात है, और एक तरफ यही लोग क्या बन चुके थे? ये लोग हर्डर बन गए थे, हाँ ठीक बात है। तो फार्मर बने तो क्या हुआ? इन्होंने यहां पर फूड, इन्होंने यहां पर क्या किया? इन्होंने यहां पर क्रॉप्स ग्रो किए, क्रॉप्स ग्रोन, है ना। कौन से? वीट, बार्ले। अब इन क्रॉप्स का इस्तेमाल कैसे होता था? यूसेज ऑफ ये जो आपके क्रॉप्स थे, कैसे यूज कर रहे थे? नंबर 1, पहला तरीका था एज सीड्स। भाई आगे और भी तो क्रॉप उगाने थे, तो यही जो यहां पर क्रॉप थे उनको ये इंसान समझ चुका था कि यही इसी को हमें एज सीड्स यूज करना है। तो नंबर 1, एज सीड्स इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है ना। नंबर 2, एज सीड्स हो गया। दूसरा, लोगों को गिफ्ट दिया जाता था अनाज उस वक्त, ठीक है ना। तो यही इंसान है वो अब लोगों को गिफ्ट दे रहा था, एज गिफ्ट्स। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एनसीईआरटी आपके बताता है, ठीक है। इनफैक्ट साथ में सीड्स तो हो गया, ये क्रॉप को खाएगा भी तो वो एज फूड। तो ये 3 इस्तेमाल, इस तरह से वो फार्मर जो है, जो क्रॉप्स वो ग्रो कर रहा था, अब वो इन 3 चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जब क्रॉप ग्रो करेगा तो भाई रखेगा कहाँ? आज के टाइम पे तो आपके सरकार के गोडाउन है ना, सरकारी गोडाउन है, सरकार ने गोडाउन बनाया, बढ़िया, किसान ने उगाया, किसान लेके आ गया अनाज, सरकार ने कहा ठीक है इतने पैसे में दे दो, और उसको गोडाउन में रख दिया। इनका गोडाउन क्या था? इनका गोडाउन लिखिए प्लीज, नोट गोडाउन्स। इनके गोडाउन क्या थे? बस समझ आने के लिख रहा हूं, इनके गोडाउन क्या थे प्लीज नोट करिए। नंबर 1 बना लीजिएगा, इनके गोडाउन क्या थे, नोट करिएगा। फर्स्ट पॉइंट, लार्ज क्ले पॉट्स। क्ले पॉट्स में ये अनाज को रख लेते थे, नोट करिए, लार्ज क्ले पॉट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, बी पॉइंट्स बास्केट्स में रखते थे, ठीक है ना, बास्केट्स में रख लेते थे, ठीक है। और इसके अलावा पॉइंट नंबर सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग गड्ढा खोदते थे, पिट्स को डिग करते थे, डिग पिट्स। और जब पिट मतलब क्या होता है? गड्ढा, जमीन को गड्ढा खोदते थे, जब गड्ढा आ जाता था, खुद जाता था, तो उसमें रख देते थे। समझ में आ गया? फार्मर किस प्रकार से यहां पर इसका इस्तेमाल कर रहे थे, लिखिएगा, डग पिट्स इनटू ग्राउंड, डग
पिट्स इनटू ग्राउंड। क्लियर हो गया? सिंपल है। अब आ जाइए हर्डर्स पे। अब जब ये जानवर इनको मिल गया, जानवर हर्डिंग करने लग गए ये लोग, जब जानवर की लोग हर्डिंग करने लग गए तो भाई एनिमल्स की हर्डिंग हुई। कौन कौन से एनिमल्स थे? जैसे कि आपको बता दिया मैंने, शीप था, कैटल है ना, गोट है ना, पिग, ये सब जानवरों की क्या होने लगी? हर्डिंग होने लगी। अब इन जानवरों को कैसे इस्तेमाल किया जाता था? नंबर 1 यूसेज लिखिएगा, इनका यूसेज कैसे होता था देखिएगा। नंबर 1 प्लीज राइट, फर्स्ट पॉइंट एज मीट। एज मीट, एक तो ये कि भैया उनका इस्तेमाल मीट की तरह हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा, इन जानवरों को का इस्तेमाल फॉर मिल्क करते थे। ओहो हो, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, दूध भी इन जानवरों से मिलता था। बात समझ में आ गया? इस प्रकार से यहां पर ये हर्डर्स जो है इस तरह से ये इन जानवरों का यूसेज कर रहे थे और रियरिंग ऑफ एनिमल्स यहां पर हो रही थी दोस्तों। और आपको ये लगता कि जो रियरिंग ऑफ एनिमल्स यहां पर हो रही है, एक तरह से क्या हुआ, क्या दिख रहा है कि यही जानवर स्टोर हो गए हैं। स्टोर काहे के? ऑफ, स्टोर ऑफ फूड्स, फूड, खाने का ये स्टोर हाउस तो हो गया, क्योंकि जानवर तो खाने का भी हिस्सा था ना। क्योंकि कैसे मिल रहा है? देखो, जानवरों से हमको मीट मिल रहा है, जानवरों से हमको मिल्क मिल रहा है, तो जानवर खुद में एक स्टोर हो था खाने का, फूड का। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई? अब जब इंसान फार्मर बन चुका है, अब इंसान जानवरों को भी रियर कर रहा है, तो अब मजबूरी पड़ गई इंसान के सामने कि उसको लाइफ सेटल करनी थी अपनी, और एक जगह रुकना पड़ेगा। अभी तक तो मूव कर रहा था, हंटर गैदरर्स, दे वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। याद करो, याद करो ये पॉइंट, है ना, याद करिए ये पॉइंट कि हंटर गैदरर्स जो थे वो तो मूव कर रहे थे। ये देखिए मैंने आपको बताया, इनका तो मूव करने का ये था, है ना। लेकिन अब ये जो कैटेगरी है ये मूव नहीं कर सकती थी, ये बाउंड हो गए थे एक जगह रुकने के लिए, क्योंकि जब ये एक जगह क्रॉप्स उगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि क्रॉप्स जो होंगे दोस्तों उनके लिए आपको कुछ टाइम रुकना पड़ेगा। आप सीड्स उगाएंगे तो वहां पर आपने पढ़ा ही होगा, सीड्स जब उगाते हैं तो फिर टाइम लगता है सीड्स को ग्रो होने में, फिर राइपन होता है, फिर हार्वेस्टिंग होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अब ये इंसान जल्दी जल्दी मूव नहीं कर सकता था। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो भाई हमें कैसे पता चलता है, ये साइंटिस्ट हमें क्या एविडेंसेस देते हैं, कैसे पता चलता है हमको कि ये जो लोग हैं ये अब फार्मर जो है वो क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे? कैसे पता चलता है? नोट करिएगा, हमको बर्न्ट एशेस मिलते हैं, बर्न्ट ऐश, राख मिलती है, इसका मतलब क्रॉप्स को जलाया गया। और दूसरा हमें कैसे पता चलता है कि ये यहां पर हर्डर्स थे? कैसे पता चला? आइडेंटिफाइड बोन्स, यहां जानवरों की उन्होंने हड्डियां पहचानी, आइडेंटिफाइड बोन्स। बात समझ में आ रही है? ये एविडेंसेस मिले हमको कि भाई ये इंसान जो है फार्मर था, क्योंकि जब वो हम उन साइट्स पे गए तो वहां पर हमको बर्न्ट ऐश देखने को मिला। हम जब यहाँ हर्डर्स की पहचान करने लगे कि जानवर, इंसान हर्डर हो गया था, तो हमें उन जगहों पर जहाँ ये रह रहे थे सेटलमेंट प्लेसेस पे, वहां पर हमको जानवरों की हड्डियां मिली। तो ये प्रूफ करता है कि हाँ ये आइडेंटिफाई कर पाए इनको यहाँ पर कि हड्डियां यहाँ पर है तो जानवर यहाँ पर थे। क्लियर है? अब एक पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट दिस पॉइंट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं कि व्हेन मैन बिकेम फार्मर एंड हर्डर, प्लीज नोट कर लीजिए, व्हेन मैन बिकेम फार्मर एंड हर्डर, व्हेन मैन बिकेम फार्मर एंड हर्डर, they had to start settling at one place, they had to start settling at one place in order to grow crops, in order to grow crops and rear animals, and rear animals, समझ में आ रहा है ना, and rear animals. this led to the coming up of, this led to the coming up of settled life, this led to the coming up of settled life. अब इंसान की मजबूरी पड़ गई थी एक जगह रहना, तो इसलिए यहां से सेटल्ड लाइफ स्टार्ट होती है। अब इंसान हंटिंग मूविंग अब वो नहीं करता है, अब हंट करके हंटिंग और मूविंग नहीं कर रहा था, वो मूवमेंट हंटर गैदर नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। अब इंसान की सेटल्ड लाइफ शुरू हो गई। सेटल्ड लाइफ के यहाँ पर 5 पॉइंट्स हैं, इसको हम जल्दी जल्दी यहाँ नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, सेटल पॉइंट का पहला क्या एविडेंस है कि सेटल पॉइंट था? भैया हट्स एंड होम्स देखने को मिले, हट्स एंड होम्स देखने को मिले,
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहां पर अगर आप बात करें, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, बुर्ज होम, बुर्ज होम, बुर्ज होम, नोट करिएगा, बुर्ज होम। अब ये जो साइट है ना, ये आज की डेट में प्रेजेंट डे कश्मीर में लाई करती है, इन प्रेजेंट डे कश्मीर ये लाई करती है, ठीक है। और अगर आप इस जगह जाएंगे, बुर्ज होम में जाएंगे यहां पर, तो आप देखेंगे उस वक्त की बात बता रहा हूं कि इन्होंने क्या कर रखा था, इन्होंने गड्ढे खोद रखे थे, ठीक है। और जो डिग किया था उन्होंने ग्राउंड को, तो ये ग्राउंड में स्टेप्स भी जा रही, सीढ़ियां भी थी जो ग्राउंड की तरफ जा रही थी, गड्ढे के अंदर डिग में जाती थी, ठीक है। और इसका इस्तेमाल ऐसा किया जाता रहा होगा, ऐसा बताया गया, एविडेंसेस ये कहते हैं कि भाई कभी सर्दी हो गई तो उसमें जाके छुप जाते थे, तो इनको वहां पर छुप के आते, मतलब वहां रहने लगते थे, तो इनको कोल्ड से बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती होगी। आपकी एनसीईआरटी यहाँ पर इसी चीज को बोल रही है कि ये डिग करते थे यहाँ पर ग्राउंड को, प्लीज मेंशन कर लीजिए इसको, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहला पॉइंट देखिए, ये डिग मतलब पहला पॉइंट क्या, पहले पॉइंट का हम लिख रहे हैं, डिग ग्राउंड्स, स्टेप्स लीडिंग डाउनवर्ड्स, सीढ़ियां थी जो नीचे जा रही थी, स्टेप लीडिंग डाउनवर्ड्स, स्टेप लीडिंग डाउनवर्ड्स, स्टेप्स जो है वो नीचे भी जा रही थी, डिग ग्राउंड्स, स्टेप लीडिंग डाउनवर्ड्स। और ये जो एरिया था ये प्रोटेक्टेड मैन फ्रॉम कोल्ड, प्रोटेक्टेड मैन फ्रॉम कोल्ड, ठंड से वो इसको उनको बचाता था। बात समझ में आ गया, बात क्लियर हो गया। ये है आपका पहला पॉइंट जो सेटल्ड लाइफ को यहां पर दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है भाई, अब घर है तो घर के अंदर खाना कैसे बना होगा, लिखिएगा पॉइंट नंबर 2, खाने के लिए क्या चाहिए, चूल्हा, चूल्हा। और चूल्हे को क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी वर्ड यूज कर रही है, कुकिंग हेराथ, हेराथ लिखिएगा, कुकिंग, कुकिंग हार्थ, इसको चूल्हा बोलते हैं। मतलब आप देखोगे कि नीचे लकड़ी लगा दी, ऊपर एकदम डेग चढ़ा दिया, खाना बन रहा है, ये चीज। और ये हमें देखने को मिला कि कहीं कहीं घरों के अंदर बना रहता था, कहीं कहीं घरों के बाहर बना रहता है, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको ये इनसाइड हाउस दिखेगा, इनसाइड, और आउटसाइड, आउटसाइड हट्स, डिपेंडिंग अपॉन दी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, क्लाइमेट, डिपेंडिंग अपॉन दी क्लाइमेट लोग इसको इस्तेमाल करते थे। सर्दियां हो रही हैं तो घर के अंदर खाना बना लेते थे, गर्मियां हो रही हैं घर के बाहर खाना बना लेते थे। बात समझ में आ गया, पॉइंट नंबर 2 कुकिंग हेराथ, क्लियर है। इसके अलावा अब भाई कुक कर रहे हो तो ये बताओ, घर है, घर में चूल्हा है, चूल्हा है तो काहे पकाओगे, काहे पकाओगे, लिखिएगा पॉइंट नंबर 3, पकाने के लिए इनको चाहिए थे बर्तन, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, प्लीज नोट करिए, एनसीईआरटी कहती है अर्थन पॉट्स नाम लेती है, मेंशन कर लीजिएगा इसको, अर्थन पॉट्स। और ये जो अर्थन पॉट्स थे बड़े ही यहां पर पॉलिश्ड अच्छे थे, ये देखिए, अब ये आपको याद आ रहा है, ये हैं आपके अर्थन पॉट्स, प्लीज सी दिस, देखिएगा ये हैं आपके अर्थन पॉट्स, ये वाले, दिस वन, समझ में आ रहा है, अर्थन पॉट्स का इस्तेमाल हो रहा है। उसके साथ साथ अब तुम खाना बना रखे हो, किसमें बनाओगे, अर्थन पॉट्स में। इसमें कुछ कूटना है, अदरक कूटना है, चाय बनानी है, भाई मैडम ने कह दिया पति देव ने चाय बना दो, तो अदरक कहाँ में कूटोगे, इन चीजों में कूटते थे, इनको बोलते थे मॉर्टर एंड पेस्टल्स। बात समझ में आ गई, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन कर लीजिए। चलिए प्लीज मेंशन दिस, अर्थन पॉट्स में नोट करिएगा कि भाई यहाँ पर क्या चाहिए था, नंबर वन, पहला क्या, क्ले पॉट्स यहां पर बने, ठीक है ना। तो यहां पर आपको पॉट्स देखने को मिले, पॉट्स पॉलिश्ड, फाइन पॉलिश्ड, ठीक है ना, पॉलिश्ड। और जो पॉट्स थे वो हेल्प करते थे स्टोर करने में, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिए, कभी कभी इसको हम लोग डेकोरेट करते थे, ये लोग पॉलिड पॉट्स बड़े ही पॉलिश थे, कभी कभी ये डेकोरेटिव होते थे, डेकोरेटिव होते थे, ठीक है। ये अर्थन पॉट्स, और स्टोर फूड, स्टोर फूड, खाना स्टोर करने का काम आता था। बात समझ में आ गया, अर्थन पॉट्स हो गया। अब ये बताइए कि इंसान जो है जब सेटल्ड लाइफ की तरफ चला गया, तो भाई अब ये बताओ ना कि भाई पॉइंट नंबर 4, क्या टूल्स इस्तेमाल कर रहा था वो। अब वही टूल्स याद आइए आपको, ये टूल्स इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि अब सेटल्ड लाइफ आ गई है, न्यूलिथिक एज शुरू हो जाएगा अब इसके बाद, ठीक है ना, हम सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इनके जो टूल्स हैं वो बड़े ही यहाँ पर पॉलिश्ड देखने को मिलने लगे, ठीक है। लिखिएगा यहाँ पर पॉलिश्ड टूल्स, पॉलिश्ड टूल्स अवेलेबल होने लगे,
पॉलिश टूल्स, ठीक है, फाइन कटिंग एज, फाइन कटिंग एजेस, इस प्रकार के टूल्स यहां पर देखने को मिले, ठीक है। आप पॉट्स में चाहें तो उसको पॉलिश हटा सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज, पॉट्स यहां पर थे। अब ये जो इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट क्या था, प्लीज मेंशन कर लीजिए, पांचवा पॉइंट भी। फिफ्थ पॉइंट इज वीविंग क्लोथ्स, वीविंग क्लोथ्स, कपड़ा भी वो लोग वीव करना उनको आ गया था, ये एविडेंसेस भी यहाँ पर मिलते हैं। ये हैं 5 पॉइंट जो सेटल्ड लाइफ की तरफ हमको यहाँ पर इशारा करते हैं कि इंसान की लाइफ जो है वो सेटल्ड हो गई थी। एग्जाम्पल के रूप पे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये हम कई साइट्स यहाँ पर देख चुके हैं। ये देखिए बुरजा होम है जो प्रेजेंट डे कश्मीर में लाई करती है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर मैंने आपको कुरनूल केव्स भी हाईलाइट किया था, ये देखिए कुरनूल केव्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो मेहरगढ़ की करने जा रहे हैं, लाइफ एट महरगढ़। मैंने आपको भीमबेटका का नाम भी लिया, ये देखिए भीमबेटका आपको दिख रही है ना। तो ये सब साइट्स यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर एक हम बात करने जा रहे हैं कि लाइफ कैसी थी मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा लाइफ एट मेहरगढ़। एक तरह का एग्जाम्पल है ये दिखाने के लिए कि हाँ इंसान जो है वो सेटलमेंट की तरफ बढ़ चुका था। लाइफ एट मेहरगढ़, और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस करना है। देखिएगा नंबर 1, पहला अगेन वही चीज, फूड क्या था, फूड तो पता ही है भाई, फूड क्या था, नोट करिएगा, फूड पता है क्या, वीट हो गया है ना, बार्ले हो गया, ये हमको पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका मेहरगढ़ है ये वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस है जिनके बारे में हमको पता है, ठीक है ना। अर्लीस्ट विलेजेस, अर्लीस्ट विलेज अबाउट विच वी नो, ठीक है। और ये मेहरगढ़ एक्चुअली देखोगे तो लाइज कहां पर लाई करता है, नोट करिएगा, बोलन पास पे लाई करता है, ये बोलन पास पे, एंड दिस इज अ डोर टू ईरान, ईरान रास्ता निकलता है, ठीक है। पहला पॉइंट फूड हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर बी लिखिएगा, एनिमल्स की बात करें तो भाई एनिमल्स में भी आपको पता है, वही एनिमल्स आपको पता है क्या क्या होंगे भाई, शीप, हमको पता है शीप के बारे में, हमको पता है गोट के बारे में, ये सारे एनिमल्स हमको पता है, कैटल्स के बारे में, ये यहाँ पर आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एंड पॉइंट नंबर सी इज बरियल पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगा लीजिए, बरियल पैटर्न। अब मेहरगढ़ में देखने को मिला कि जब इंसान मर जाता था तो उसकी इज्जत बड़ी करते थे, जैसे कि आजकल एक जोक नहीं चलता है कि भैया चिकन जिंदा है, मतलब खड़ा मुर्गा है तो वो आपको मिलेगा, बोलो 180 रुपये में, 160 रुपये में मिल जाएगा 1 किलो, खड़ा मुर्गा है 200 रुपये किलो मिल जाएगा। लेकिन वहीं जब चिकन आप टिक्का बनाओगे इसका, या चिकन कोरमा बना दोगे, तो वही आपको मुर्गा फुल 500 रुपये का मिलता है। तो इज्जत जो है, वैल्यू जो है वो मरने के बाद ज़्यादा हो जाती है। वही चीज़ यहाँ पर हुआ कि जब ये मर जाते थे लोग यहाँ पर, तो उनका बरियल पैटर्न बड़ा ही यहाँ पर इंप्रेसिव था, बड़ा ही इंप्रेसिव बरियल पैटर्न था दोस्तों, बड़ा ही इंप्रेसिव बरियल पैटर्न था। क्या कि ये लोग देखते थे कि जो आदमी मर गया है ना, तो जब उसको दफनाते थे तो उसके साथ खाने के सामान रख देते थे। ये उस चीज को हाईलाइट करता था कि ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते हैं। इसका मतलब ये मानते हैं कि यहां से इंसान मर गया, लेकिन जहां भी गया है, जो भी इसको दूसरी लाइफ मिली है, वहां पर उसको खाना चाहिए होगा, तो साथ में खाने की चीजें भी रख देते थे, ठीक है ना। तो बरियल पैटर्न ऐसा था, ठीक है, क्या कि अलॉन्ग विद, कई जगह ऐसे मिला कि अलॉन्ग विद मैन, एनिमल्स बरिड, एनिमल को बरिड किया गया। बरिड क्यों, ये मानते हुए कि एज फूड फॉर मैन इन नेक्स्ट लाइफ, कि नेक्स्ट लाइफ में यही इनका फूड होगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज देखने को मिला कि अलॉन्ग विद मैन, आप देखोगे ये सब चीजें देखने को मिली। बात समझ में आ रही है? आपको क्या लग रहा है ये जो चेंजेस हुए यहाँ पर अचानक से, कि भाई फूड गैदरिंग हो रही थी एक जगह, है ना, पहले हंटिंग गैदरिंग हो रही है, फिर उसके बाद कल्टीवेशन होने लगा, तो क्या एक बार की हो गया होगा? जी नहीं, एक बार की नहीं हुआ होगा, नो। पहले कहीं कहीं आपको देखने को मिला साइट्स में वहाँ हंटिंग गैदरिंग चल रही है, लेकिन अदर साइट्स पे देखने को मिला कि वहां पर लोग फूड क्रॉपिंग कर रहे हैं। कुछ साइट्स ऐसी भी दिखी जहां पर फूड क्रॉपिंग भी चल रही है, इंसान हर्डिंग भी कर रहा है, रियरिंग भी कर रहा है एनिमल्स की, और साथ में हंटिंग गैदरिंग भी कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार की शिफ्ट खत्म हो गया इसके बाद इंसान कोई हंटिंग गैदरिंग करेगा ही नहीं।
या इंसान जो है एकदम वो कुछ भी मतलब अब सब हमेशा ग्रो करने लगा, ऐसा नहीं है। हर चीज चल रही थी, कुछ साइट्स ऐसी थी जहां पर फूड क्रॉप्स ग्रो हो रहे थे, इंसान रियरिंग कर रहा था एनिमल्स की, साथ में वहां पर हो सकता हो हंटिंग गैदरिंग भी चल रही हो। तो ऑल ऑफ अ सडन चेंज नहीं था, धीमे धीमे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज ये यहाँ पर देखने को मिला। तो लाइफ एट मेहरगढ़ में फूड की बात करें तो बार्ले वीट की बात आती है, एनिमल्स की बात करें तो ये है, बरियल पैटर्न की बात करें तो मैन के साथ एनिमल को बरी किया जाता था। मैं आपको जहाँ पर एक आपको इमेज दिखाना चाहता हूँ जो कि एनसीईआरटी में ही यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। ये आप देखोगे तो एनसीईआरटी की यहाँ पर दोस्त इमेज है, जरा देखिएगा, जस्ट अ मिनट। ये अब ये देखिए आप यहाँ पर इस इमेज को, ये देख रहे हैं आप किस प्रकार से ये आदमी यहाँ पर बरीड पड़ा हुआ है ना। ये देखिए ये आदमी दिख रहा है, आदमी के हाथ दिख रहे हैं आपको, ये उसका स्केलेटन है, ये लंग्स वाला एरिया है, ये पैर है उसके। और इंसान के साथ ये देखिए यहाँ पर बकरों को यहाँ पर जो है जानवरों को, बेसिकली नॉट बकरियां, जानवरों को, एनिमल्स को यहाँ बरी किया गया है, ये करते हुए कि भाई ये जो आदमी है ये जहां भी गया होगा नेक्स्ट लाइफ में खाना खाएगा। तो एक तरीके से कहने का पॉइंट हुआ कि लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीफ होता था, बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ। नोट करिए, बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ, बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ। क्लियर हो गया? आई थिंक ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया है और सभी चीजें मेरे हिसाब से यहां पर खत्म हो गई हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड चैप्टर जो आपके यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखा है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पहले इंसान जो हंटर गैदरर था अब वो किस प्रकार से फूड कल्टीवेटर हो गया और किसानी करने लगा, साथ में रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी करने लग गया। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब अपने अगले लेक्चर में, जहां मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, ठीक है, इन 2 चैप्टर्स पे बेस्ड, आगे वाले चैप्टर्स पे भी, तो आपकी कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। राइट? ऑल राइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।